हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 18 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारी टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इसमें पहला है ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव। बिल्कुल सही है, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, ये सही है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण। बिल्कुल सही है। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, ये भी आपका सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहां एक ओर दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्र में आपके कौन कौन शामिल थे? तो अमेरिका, सोवियत संघ, चीन की ओर से दबाव डाला जा रहा था कि वह भारत का समर्थन प्राप्त करे। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों की ओर से दबाव डाला जा रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में वो भारत का समर्थन प्राप्त करें, परंतु भारतीयों ने समर्थन देने के बदले शर्त रखी थी कि सरकार ठोस उत्तरदायी सत्ता का त्वरित हस्तांतरण करे तथा विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण आज़ादी देने का वचन दे। इस पृष्ठभूमि में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी? 11 मार्च 1942 को। किसने किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने किया था। और भारत कब आया था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को यह भारत आया था। इस संवैधानिक मंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे। सदस्यों का नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था क्रिप्स मिशन। और एवी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य थे इसमें, ठीक है। तीनों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित हैं? ये टीआरई 1 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यमुना कारजी सही है, राहुल सांकृत्यायन ये भी सही है, सहजानंद सरस्वती ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुंकार हिंदी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होती थी और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पटना से इसका प्रकाशन होता था। इसका प्रकाशन 1940 के दौरान हिंदी साहित्यकारों जैसे पंडित यमुना कारजी के साथ साथ राहुल सांकृत्यायन और अन्य के नेतृत्व में हुआ था। तो तीनों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, तीनों इससे संबंधित थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन
किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस के बारे में यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कथन से प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं कांग्रेस के बारे में कुछ कथन। तो अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कर्जन ने क्या कहा था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ियों की सुइयों की गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक यह है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? तो कर्जन ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था। ठीक है, कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे उसे 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था। लॉर्ड डफरिन, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न ये। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? कि वह जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कांग्रेस जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या कम है। यह किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु है। अखिल भारतीय जो कांग्रेस, ये लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु है। यह किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। देखिए, कुछ प्रसिद्ध नारों की बात करें तो साइमन गो बैक और भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ये दोनों नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद, ये पूछा गया प्रश्न, टीआरई 2 में पूछा गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मारो फिरंगी को किसने कहा था? ये मंगल पांडे ने। कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, टीजीटी में पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है ये, तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। सत्यमेव जयते, ये किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भी आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, ये बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था। कई लोग इसको जो है राम प्रसाद बिस्मिल समझ लेते हैं, लेकिन गलत है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा था? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, थी आपका मोहम्मद इकबाल। संपूर्ण क्रांति, ये भी पूछा गया है, मिलान करने के लिए आया था ये प्रश्न। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली चलो का नारा, ये भी पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और जय जगत, ये किसने कहा था? तो विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। ठीक है, नारों से प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव के पीछे अंग्रेजों की कूटनीति ही प्रेरक रही थी। मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव किस सन में दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा,
इकबाल ने 1930 में संघ के भीतर एक मुस्लिम राज्य के रूप में सीमांत प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के गठन का सुझाव दिया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इकबाल ने जो है सीमांत प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के गठन का सुझाव दिया था। चौधरी रहमत अली ने 1935 में पाकिस्तान, जिसे बाद में पाकिस्तान कहा गया, शब्द पहली बार इस्तेमाल किया था। ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का एक वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940 में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिकल्पित संघीय योजना को अस्वीकार कर दिया था इस अधिवेशन में। ठीक, मुस्लिम लीग ने। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पास किया गया था। इसे ही लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त को। देखते हैं इसके बारे में। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था और लीग मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि चाहती थी। मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग कर रही थी, लेकिन जो है कैबिनेट मिशन ने उसे मना कर दिया। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का परिणाम मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में आयोजित कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बिहार में आयोजित कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, यानी जो बिहार में हुआ था दूसरा अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखते हैं। देखिए, बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, तो 3 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन ध्यान रखिएगा 1912 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, पटना बांकीपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 38वां अधिवेशन 1922 में हुआ था। ये दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का बिहार में, और कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास जी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1940 में तीसरा अधिवेशन होता है, कहाँ पे, रामगढ़ में। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ अब वर्तमान में कहाँ पे है, तो झारखंड में चला गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी उत्सव के पीछे तिलक का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद का विकास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए तिलक ने 1894 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है गणेश उत्सव की शुरुआत कब किया था, तो 1894 में किया था। और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में किया था। किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्यों किया था, तो राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए। ठीक,
बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनके समाचार पत्र ध्यान रखिएगा, एग्जाम पूछा जाता है ये केसरी और मराठा। ये भी ध्यान रखिएगा, जो केसरी था ये मराठी भाषा में था और ये जो मराठा था ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक, इन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेद और गीता रहस्य नामक पुस्तकें भी लिखी थी। ये भी ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में। गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ वेद किसकी रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत भी की थी, सभी को पता होगा, मैंने कई बार बताया है। कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, और वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये कई बार पूछा गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वेवेल योजना कब आई थी? वेवेल योजना कब आई थी? तो ध्यान रखिएगा, वेवेल योजना 1945 में आया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बना। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, वेवेल वायसराय का बना था तो अक्टूबर 1943 में बना था। ये पूछा गया प्रश्न है। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। 14 जून 1945 को वेवेल द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत की गई। इसके प्रावधान निम्नलिखित थे। वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 14 जून 1945 को। इसमें क्या था? तो केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हो। ये किसमें कहा गया था? तो वेवेल योजना में कहा गया था। सरकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी, जिससे तब तक देश का शासन चलना था जब तक नए अस्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, वेवेल प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए जून 1945 में शिमला सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो कभी कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं, साथ ही जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह लिखा है? तो ये सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। देखते हैं, कवि और कार्यकर्ता सरोजिनी नायडू ने पहली बार 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड जारी किया। यह भारतीय कविता का एक सुंदर संकलन है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। अगर पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। ये भी ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये भी ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई सारे प्रश्न यहाँ से क्लियर होंगे आपके। ठीक, अगला प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? यह प्रश्न आपका TRE 1 में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरोड़ा आसफ अली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरोड़ा आसफ अली एक भारतीय शिक्षिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रशासक थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी यानी वयोवृद्ध महिला के रूप में लोकप्रिय थी। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विदेश की धरती पर सर्वप्रथम भारतीय झंडा किसने फहराया था। मैंने बताया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी प्रश्न आपका TRE 1 में पूछा गया था। कौन सा सुमेलित नहीं पूछा इसमें? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी गलत है। यंग इंडिया, ये सही है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एडवोकेट ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो दुर्गा दास बसु यानी DD बसु की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक की बात करें तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। यंग इंडिया पत्रिका ये आपका महात्मा गांधी जी, और इंडियन स्पेक्टेटर ये बहराम जी मालाबारी का जो है पुस्तक है। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक की बात करें तो आ नेशन इन द मेकिंग, आ नेशन इन द मेकिंग ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसमें मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, बिल्कुल सही है ये। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया था, ये भी आपका सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा है? यह प्रश्न आपका TRE 1 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल की पुस्तक है ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल एक गांधीवादी विचारक थे। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी 1983 में लिखा था। इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी ये आपका 1971। सिविल डिसओबीडियंस एंड इंडियन ट्रेडिशन ये आपका 1971 में। ये सारी पुस्तकें धर्मपाल जी की हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ये भी प्रश्न आपका TRE 1 का है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहावी आंदोलन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, बहावी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1830 में हुई थी और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना जो है मुख्य केंद्र था। यह 40 से अधिक वर्षों तक सक्रिय रहा और 1857 के दौरान यह 1857 के विद्रोह के साथ समाहित हो गया। बहावियों की एक शिकायत ब्रिटिश सरकार द्वारा लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाना था, जिसे उनकी धार्मिक मान्यताओं के उल्लंघन के रूप में देखा जाता था। इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड एलिगन ने बहावी आंदोलन का दमन किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया था? यह भी प्रश्न आपका TRE 1 का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये TGT में पूछा गया था। गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। इसका पहला अंक जो है उर्दू भाषा में। देखते हैं इसके बारे में। गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को उर्दू भाषा में,
सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। 9 दिसंबर 1913 को जो है गुरुमुखी में भी यह छपने लगा। पहले उर्दू में, उसके बाद 9 तारीख को जो है किस में छपा था ये, तो गुरुमुखी में। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भी भाषा में भी प्रकाशित हुआ करता था। गदर का जो एक अंक है ये पख्तून भाषा में भी छपा था। ठीक, गदर पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, उसी की पत्रिका थी ये। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सोहन सिंह भाखना इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और महामंत्री कौन थे पहले इसके? तो लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ने ही इसकी स्थापना की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीजीटी में पूछा गया था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने यह लिया था जहाज। ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर कनाडा की ओर प्रस्थान किया, ताकि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सकें। मई 1914 में वैंकूवर के तट पर जहाज पहुंचा, लेकिन कनाडा सरकार ब्रिटेन के दबाव में आकर उतरने की अनुमति नहीं दी। अंग्रेजों ने जहाज को कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के कोलकाता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए, 25 से अधिक घायल हुए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अब की बार टीआरई 3 में पूछा गया था कि कामागाटामारू क्या है, तो ये जापानी जहाज था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम ने क्रमशः लड़कियों और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु कितनी तय की? शारदा अधिनियम ने लड़कियों और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु कितनी किया था? तो लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित विधायी अधिनियम था। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था ये? तो ये आपका 1929 में आया था। इस अधिनियम ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी इसमें। ठीक है, इसके प्रायोजक हरविलास शारदा के नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वह अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था, निम्नलिखित में से कौन था? वह अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ था, कौन था? तो लुइस फिशर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? टीआरई 1 में पूछा गया था, ये पीआरटी में। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का यात्री था? तो यह मोरक्को का यात्री था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा। वह वर्ष 1333 में सिंध पहुंचा था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हड़प्पा के निवासी थे। हड़प्पा के निवासी थे, मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहरी निवासी थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? करा कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था प्राचीन भारत में? तो तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था। इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं। ये सारे जो है विद्या अध्ययन के केंद्र थे प्राचीन भारत में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो बाण भट्ट ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई से ध्यान रखिएगा आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजा दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार। ये देखिए चित्र में, ये आपका क्या है? अलाई दरवाजा है। ये आपका क्या है? कुतुब मीनार है। इसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था और लाल बलुआ पत्थर से यह बना है। कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है? यह प्रश्न पूछा गया है। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्ण देवराय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देवराय के दरबार में विभूषित 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक था आपका अष्टप्रधान, ध्यान रखिएगा। अष्टप्रधान किससे संबंधित है? तो शिवाजी से संबंधित है। और अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? तो कृष्ण देवराय से संबंधित है। दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है राजधानी कहाँ थी दिल्ली सल्तनत की? तो लाहौर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाहौर से दिल्ली किसने बनाया था राजधानी? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बनाया था, इसलिए इल्तुतमिश को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक, नेक्स्ट, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? दीवाने बंदगान की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। ये क्या था? दास विभाग था। ठीक है, दीवाने बंदगान दास विभाग था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी की बात करें तो 1489 से 1517 तक लोदी वंश का यह शासक था। आधुनिक आगरा की स्थापना 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने की थी। उसने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। बादशाह अकबर ने आगरा के पास आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, अकबर ने आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। इसी को जो है 20,000 हर्ट्ज कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज है, 20,000 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति को देखिए 3 प्रकार में बांटा गया है। एक हो गया आपका अपश्रव्य तरंगे, तो ये आपका 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति होती है क्या होता है? अपश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, इसे हम सुन नहीं सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती है इसे क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। ठीक है, इसे हम सुन सकते हैं। और एक आपका पराश्रव्य तरंगे, इसे ही अल्ट्रासाउंड तरंगे कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज, देखिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज और इसी को 20 किलो हर्ट्ज भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, तो इसको क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है, सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोनार का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, पानी में वस्तुओं की दूरी, दिशा और वेग को मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी वगैरह में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
एमीटर परिपथ के साथ डैश में जुड़ा होता है। टीआरई 1 में पूछा गया था इससे संबंधित एक प्रश्न। एमीटर परिपथ में जो है कैसा जुड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में यह जुड़ा होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। देखते हैं इसके बारे में। एमीटर यह एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एमीटर का प्रयोग जो है धारा मापने के लिए किया जाता है और यह आमतौर पर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एक है आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो है यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर में जो है को कैसे जोड़ा जाता है, तो समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, यही दिया, दोनों दिया था टीआरई 1 में ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकल लंबाई यानी 1/f। f क्या है यहाँ पे, ये आपका फोकल लंबाई है। और ध्यान रखिएगा जो f होता है ये मीटर में होना चाहिए, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो मीटर में कितना होगा, तो 0.1 मीटर होगा। तो इसको जो है यहाँ पे रखेंगे कितना आएगा, तो P बराबर 10 डायोप्टर आएगा। ध्यान रखिएगा लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 डायोप्टर। ठीक, अगला प्रश्न है गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री को जो है धक्का लगता है, किसके कारण, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला नियम क्या है कि यदि कोई पिंड जो है विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई जो है गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में वह रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये आपका न्यूटन का पहला नियम है। नेक्स्ट है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, पहले नियम को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। करा पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, मैंने बताया था कहाँ पे नहीं होता है, तो केंद्र पर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे होता है, तो ध्रुव पर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ होगा, स्मॉल जी का, तो ये आपका ध्रुव पर होगा। और सबसे कम पूछा जाए तो अगर आप ये भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो ये आपका क्या होगा, न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और केंद्र पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। जूते के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है, तो घर्षण के लिए बनाया जाता है ताकि वो फिसले ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर्षण को बढ़ाने के लिए यह बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये उदासीनी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं ये होता क्या है। ये देखिए, किसी अम्ल का क्षारक के साथ लवण और जल देने की अभिक्रिया उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए NaOH ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, क्षार है। और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है, ये अम्ल है। जो दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे NaCl बन रहा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और क्या बन रहा है, जल बन रहा है, यानी ये लवण बन रहा है और जल बन रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, सभी को पता होगा, मैंने कई बार बताया है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए,
साइट्रिक अम्ल या खट्टो फलों में पाया जाता है, नींबू वगैरह में पाया जाता है साइट्रिक। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये आपका पालक में पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है, करा करा कौन सा जो है प्रबल अम्ल है। तो मैंने बताया था अगर पीएच 7 होता है तो आपका उदासीन होता है, 7 से कम होता है आपका अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा होता है आपका क्या होता है, क्षार होता है। तो इसमें प्रबल पूछा है, तो प्रबल अम्ल कौन होगा, तो जब पीएच 0 होगा ये क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। पीएच अगर 14 होगा तो ये आपका प्रबल क्षार होगा। ठीक है, प्रबल क्षार। और पीएच अगर 7 होगा तो क्या होगा, आपका उदासीन होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस जो होता है ये किस रंग का होता है, ये ध्यान रखिएगा, बैगनी रंग का होता है। और ये कहाँ से निकाला जाता है, तो लाइकेन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधों से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तो ये किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। अम्ल की उपस्थिति में लिटमस जो है लाल हो जाता है, और क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता, इंपॉर्टेंट है ये। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, इसमें पूछ रहा है। तो ये पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। टीआरई 1 में पूछा गया है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस की अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा, CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना है, यानी CaOH का होल ट्वाइस, और ये आपका क्या है, क्लोरीन गैस है। जब इससे अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, आपका CaOCl2 और H2O बनता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, दांत का एनेमल किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है। दांत का जो एनेमल होता है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो ये किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। यह अगला है, यदि जिंक के दानों पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनेगी। इंपॉर्टेंट है, यदि जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस बनेगी, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऑप्शन सी। यहाँ पे हम देखते हैं, जब जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। इसी कारण जो है इसे अम्ल से विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। ये आपका क्या है, जिंक है, और ये क्या है आपका तनु सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी H2SO4 है। और ये जो है विस्थापन से क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे ZSO4 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, ये समीकरण ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश से संबंधित है। तो ये आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण से आप लोग कहते हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा। देखिए, इससे संबंधित TRE 1 में भी प्रश्न बना था, TRE 2 में भी प्रश्न बना था। करा जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, तो ध्यान रखिएगा जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो है खाने के डिब्बों पर किसका लेप होता है, तो ये आपका कॉपर का लेप होता है, जिंक का लेप नहीं होता है, क्योंकि जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंगूर का किण्वन करना एक है। किण्वन मैंने बताया था, किण्वन क्या होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, किण्वन आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन
जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन तंत्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पे देखिए मादा और पुरुष नहीं दिया, बस पूछ रहा कौन सा जो है जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन ये तो आपका मादा है, ठीक है, और एस्ट्रोजन ये भी आपका मादा हार्मोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन ये आपका क्या होता है, नर हार्मोन होता है। तो इसमें जनन तंत्र से पूछ रहा है, तो ये तीनों जो है जनन तंत्र से संबंधित है। इसमें नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है क्या है, जनन तंत्र से संबंधित है। ये जो दोनों है ये मादा है, और ये आपका क्या है, नर हार्मोन है। ठीक, नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इसी को जो है सांस लेना कहा जाता है। ध्यान रखिए, श्वसन नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है सांस ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन नहीं कहा जाता, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए श्वसन क्या होता है, तो श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और इससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये कहाँ पे होती है, तो कोशिका के अंदर यह होता है। मैंने बताया है श्वसन से क्या होता है, ऊर्जा बनता है, ठीक है। जबकि जो है आपका ये श्वासोच्छ्वास जो होता है, ये यानी सांस लेना, ये ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन बी 120/80 mmHg। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। यानी 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति और पड़ हरित दोनों, ये दोनों ध्यान रखिए किस में पाए जाते हैं? तो ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और कोशिका भित्ति और पड़हरित नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो ड्यूरामीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। इंपॉर्टेंट है ये, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र पूछ रहा है, कौन सा है? तो सेरिब्रम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ध्यान रखिएगा, तो पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूरा पूछ रहा, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, मछली में क्या होता है? अमोनिया होता है उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, अमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, वह तरीका जिससे अपशिष्ट रसायनों को जानवरों के शरीर से निकाला जाता है वह पानी की उपलब्धता पर निर्भर होता है, ठीक है, किस पर? पानी पर निर्भर होता है। जैसे मछलियां जैसे जलीय जानवर अमोनिया के रूप में कोशिका से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं जो सीधे पानी में घुल जाते हैं। यानी मछली का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। कुछ भूमि पर रहने वाले जीव जैसे पक्षी, छिपकली, सांप अर्ध ठोस सफेद रंग का यौगिक यानी यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। आपने देखा होगा, जो पक्षी, छिपकली, सांप होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या निकालते हैं? तो यूरिक अम्ल निकालते हैं। और मनुष्य का उत्सर्जित उत्पाद क्या होता है? तो यूरिया होता है। मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया होता है, ठीक है, वही है। इसको ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया कौन कौन निकालता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 एनसीईआरटी में आपका दिया है, पहला चैप्टर ही है ये। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उन्हें ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं।
ध्यान रखिएगा, सूर्य के चारों ओर ग्रह, और ग्रह के चारों ओर क्या कहलाते, घूमने वाले क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे ग्रह की बात करें तो पृथ्वी आपका उपग्रह है, ग्रह है सॉरी, और जो उपग्रह है तो ये आपका चंद्रमा क्या है, आपका उपग्रह है। किसका है, तो पृथ्वी का है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट है ये। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी 4 पार्थिव ग्रह हैं। समझते हैं इसके बारे में। देखिए, एक पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह, इसको क्या कहते हैं, चट्टानी ग्रह कहते हैं। एक ऐसा ग्रह है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है। सूर्य के सबसे निकट के ग्रह पार्थिव ग्रह हैं। इसमें कौन से आते हैं, 4 ग्रह आते हैं। कौन से, देखिए यहाँ पे देखिए चित्र में, ये आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तीनों क्या हैं, आपके पार्थिव ग्रह हैं। पार्थिव ग्रह ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे संबंधित जो पृथ्वी की तरह हो, यानी जो चट्टान से बने होते हैं, तो ये आपका पार्थिव ग्रह होते हैं। बाकी जो आपका ये बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ये चारों आपके क्या हैं, तो ये चारों आपके गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, गैसीय ग्रह हैं, जोवियन ग्रह हैं, इसे गैसीय ग्रह कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसे जो बाह्य ग्रह भी कहते हैं, और ये जो पार्थिव है इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो ये 4 ये हैं, 4 ये हैं, तो टोटल ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा करते थे, तो शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। शुक्र ग्रह की बात करें तो इसे भोर का तारा कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह भी है, ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, शुक्र के बारे में इतने सारे पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा भूकंप होता है, यानी भूकंप विज्ञान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भूकंप आता है जो उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं, उससे जो है हमें आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन सी तरंगे होती हैं, तो पी होता है, एस होता है और एल तरंगे होती है। 3 तरंगे होती हैं, इसी से जो है जानकारी मिलती है पृथ्वी के अंदर की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है। करा सबसे लंबी, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची नहीं पूछ रहा है, सबसे लंबी पूछ रहा है। पर्वत श्रृंखला आपका एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है, और ये क्या है, आपका सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी है। ठीक, नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा किलायु। किलायु जो है आपका सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पे है, तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, भारत का बताइए। ठीक है, मैंने बताया है, बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। ठीक, अगला है, नवीनतम पर्वतमाला है। नवीनतम कौन सा है इसमें, तो अपलेशियन मैंने बताया था, ये आपका पुराना है, अपशिष्ट है। अरावली भी आपका अपशिष्ट है, सबसे पुराना है ये अरावली तो, और यूराल इसमें आपका नवीनतम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। सभी को पता होगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी समताप मंडल में यह पाई जाती है। किसमें, समताप मंडल में यह पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओजोन परत। अगर हम बात करते हैं ओजोन दिवस का मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, तो मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं कहाँ पे होती हैं, तो ये आपका क्षोभ मंडल में होती है। ये आपका मेसोस्फीयर है, यहाँ पे देखिए मेसोस्फीयर, ये क्या होता है, सबसे ठंडा मंडल होता है, और उल्का पिंड वगैरह आके यहाँ पे जल जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। सबसे करा शुष्क स्थल विश्व का कौन सा है, तो आटाकामा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे शुष्क स्थल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये भी आपका कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है ये आटाकामा मरुस्थल। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक
लवड़ी झील कौन सा है? सबसे लवड़ी यानी जहां पे सबसे ज्यादा नमक हो जिस झील में, कौन सा है आपका? वान झील है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वान झील कहाँ पे है? तो ये आपका टर्की में है। ठीक है, टर्की का वान झील है और सबसे लवड़ी झील है ये विश्व की। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल किस देश में है? ये आपका टीजीटी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। गोबी मरुस्थल, ये आपका गोबी किस देश में है ये? तो ये आपका चीन और मंगोलिया में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में यह स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण जो है ये कब हुआ था? तो इसका निर्माण ध्यान रखिएगा 27 सितंबर 1925 को इसका निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की बात हो रही है। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखिए, हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका नागपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री पूछा जाए कौन थे? तो ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे? ये प्रथम कानून मंत्री थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें, ये क्या थे और क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक, ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? मैंने बताया था मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये आपका यही है भारत शासन अधिनियम, इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखिए, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान का आधार था, प्रेरणा था और भविष्यगामी क्रांतिकारी लक्ष्य था, जिसे प्रस्तावना के रूप में अंतिम रूप से सूत्रबद्ध किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव इसे कहा जाता है। और ये उद्देश्य जो प्रस्ताव था ये पेश कब किया गया था? तो 13 तारीख को किया गया था, 13 दिसंबर को। और ये पास कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को जो है ये पारित कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के देखिए यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरेंद्र कुमार मुखर्जी क्या थे? आपके उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। संविधान सभा की बात करते हैं, इसका गठन किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक में अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये अंतरिम अध्यक्ष थे। अंतरिम अध्यक्ष मतलब अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। उसके बाद जो 11 तारीख की बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है और BN राव ये क्या थे? हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। तो आप जो चारों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा के लिए 2014 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति को अक्सर TSR सुब्रमण्यम समिति के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम इसके अध्यक्ष TS राय TSR सुब्रमण्यम के नाम पर रखा गया था, जो पूर्व कैबिनेट सचिव थे। इसका जो है गठन कब हुआ था? 2014 में। अच्छा,
इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो मुख्य कार्य जो है, इन जो 5 अधिनियम है इनकी समीक्षा करना। कौन कौन से अधिनियम थे ये ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आप लोग यही ध्यान रखिए, अलग से प्रश्न बनता है ये कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1946 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण आपका 1974। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम आपका कब आया था? ये 1981 में यह आया था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अलग से भी प्रश्न ये बनता है। इसकी समीक्षा के लिए जो है आपका सुब्रमण्यम समिति की गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, यानी एसटी की बात हो रही है। यहाँ पे कितनी है? तो 47 सीटें हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो एससी के लिए 84 सीटें हैं। दोनों को मिलाकर पूछे तो 131 सीटें लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सरपंच जो होता है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन 2002, इस संशोधन अधिनियम ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 21A में कहा गया है। यानी शिक्षा का अधिकार अगर पूछा जाए किस में है, तो आर्टिकल 21A में है। इसने निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 यानी डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया। इसमें क्या कर दिया गया कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसमें 45 में क्या किया गया है? इसमें जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं उनकी बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या किया गया था? तो अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। मैंने कई बार बताया, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, जो माता पिता या अभिभावक हैं, कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये किस में कहा गया है? तो आपका 51A में कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से राज्य हैं ये भी ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में क्या आपका विधान परिषद है। अगर पूछा सबसे ज़्यादा सीटें विधान परिषद की कहाँ पे हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी सीटें हैं विधान परिषद की? 100 सीटें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। प्रस्तावना की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यह प्रेरित है। लेकिन अगर पूछा इसकी भाषा कहाँ से प्रेरित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की भाषा से प्रेरित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाए। इनमें से कोई नहीं।
किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अच्छा, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अध्यक्षता कौन करता है इस बैठक की? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। तो ये एक क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है कि मौलिक अधिकार है कि मौलिक आर्थिक अधिकार है? कुछ नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये किस में है? तो ये आपका डीपीएसपी है, ठीक है, यानी नीति निर्धारक सिद्धांत है ये। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। किस आर्टिकल में? आपका 39 घ में कहा गया है, 4 में कहा गया है। अगला है भारतीय संसद के कितने अंग है? भारतीय संसद के कितने अंग है? सभी को पता होगा, 3 अंग है। कौन कौन से? तो आपका हो गया राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति भी जो है संसद का अंग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किससे बिहार भेजा था? राजस्व कमियों हो गए यहाँ पे, सॉरी कमियों। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे भेजा था? तो जॉन सूर को भेजा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे पटना के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है? तो छान पापन और रोहतास में स्थित है दुर्गावती जलप्रपात। ऑप्शन बी। अगला, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है बिहार में? तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वच्छ आंदोलन चलाया गया था 1936 में। ऑप्शन सी। अगला, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो धान बोया जाता है सर्वाधिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हनुमान नगर जलाशय किस नदी से संबंधित है? हनुमान नगर जलाशय किस नदी से संबंधित है? तो ये कोसी नदी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 61.8%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो बिहार का है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी 61.8%। अगला, भागलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? भागलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भागलपुर ध्यान रखिएगा गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। तो इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। अगला, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, करा वह कौन सा जिला है बिहार का जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाता है और झारखंड से भी सीमा लगाता है? तो कौन सा है? तो आपका रोहतास है। देखिए यहाँ पे आपका रोहतास है, यहाँ इधर आपका झारखंड है और इधर आपका उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सीमा लगाते हैं? ध्यान रखिएगा, ये आपका पश्चिमी चंपारण हो गया 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, आपका हो गया सारण 4, ठीक है, भोजपुर आपका 5, आपका बक्सर 6, कैमूर 7 और रोहतास 8। ध्यान रखिएगा, ये 8 जो है उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार
कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये, कौन है? ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति रिटायर हो चुके हैं, संजय कुमार मिश्रा बने हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? माउंट रुआंग ज्वालामुखी ये आपका कहाँ पे है? उत्तरी सुलावेसी इंडोनेशिया में है ये, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में खबरों में रहे बजरंग पुनिया किस क्षेत्र से संबंधित है? बजरंग पुनिया ये कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुश्ती से संबंधित है ये। नेक्स्ट, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? T20 विश्व कप के लिए जो है कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये T20 विश्व कप होगा कहाँ पे? तो ये आपका जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा, ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? मैंने बताया था रक्षा सचिव कौन है ये वर्तमान में, तो ऑप्शन बी गिरधर अरमाने जी हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है? तो किसको दिया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक को दिया, किसने? आरबीआई ने दिया है, ठीक है। आरबीआई की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो है गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए लास्ट श्रेणी में चुना गया है? तो ऑप्शन सी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ऑप्शन सी। अगला है, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो TBRL चंडीगढ़ में इसका परीक्षण किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका निर्माण किसने किया है, तो DRDO ने इसका निर्माण किया है, ठीक है, DRDO ने इसका निर्माण किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, और इसके वर्तमान में जो है प्रमुख कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है DRDO के वर्तमान में, प्रमुख कौन है, ठीक है। तो इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।